लास्ट दो वीडियो में हमने देखा था कि 1773 एक्ट जो है, जो रेगुलेशन एक्ट लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उसके द्वारा कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे रेगुलेट किया गया था। अब उसके ठीक 10 साल बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया है, तो ये एक्ट क्या था और इसका पर्पस क्या था। तो सबसे पहले 1784 जो एक्ट है पिट्स इंडिया का, तो इसने जो है पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको एक तरीके से सेपरेट किया कि आप गवर्नेंस के लिए एक बॉडी होगी और जो भी ट्रेड हो रहा है उसके लिए एक अलग बॉडी उसको रेगुलेट करेगी। क्यों किया गया ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डबल गवर्नमेंट, एक तरीके से यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। कैसे? एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, और कमर्शियल अफेयर के लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंटिन्यू किया गया जो पहले भी था। इसके साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया उसको एम्पावर किया गया कि जो भी सिविल और मिलिट्री, एक तरीके से प्रशासन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जैसे आज के समय में होता है, तो उसका कमांड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्ट का 1784 का, कि पहला बार जो है कंपनी के पोजीशन को ब्रिटिश पोजीशन कहा गया, यानी एक तरीके से टेक ओवर यहाँ से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने टोटल कंट्रोल कंपनी के अफेयर्स का, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर जो है ले लिया। तो सबसे पहले सेपरेट क्यों किया पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को? तो पहला है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आ रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से ट्रेड भी देख रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर भी देख रही थी। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है एक सेपरेट बॉडी एसेंशियल था। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट कर दिया ताकि और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ना हो। नेक्स्ट नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, तो इसका पर्पस क्या था कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स को देखें, जो भी सिविल है, मिलिट्री है, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोडिफिकेशन कैसे हो सकता है, इन सब को जो है देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्रिएशन किया गया। और उसको पावर क्या क्या दिया गया, एम्पावरमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि उसको सबसे पहले जो है एम्पावर किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ताकि वो सुपरवाइज कर सके सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू फंक्शन को। और एक तरीके से ये था कि सेंट्रलाइज करना था पावर को। और इसका इंपॉर्टेंस अगर देखें तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि ब्रिटिश पोजीशन यहाँ से दिखता है इस एक्ट से, और ये कंसेप्चुअल शिफ्ट है। अभी तक जो एक तरीके से दिखता है कि डायरेक्ट कनेक्शन ब्रिटिश यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे बनाती है कि कंपनी से टेक ओवर करके, एक तरीके से कि अब जो इंडियन गवर्नेंस होगा वो ब्रिटिश के थ्रू कंट्रोल होगा। और दूसरा है कि इसने एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम अथॉरिटी दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स का। तो ओवरऑल जो है ये कह सकते हैं क्रूशल माइलस्टोन रहा 1784, और जो उन्होंने गवर्नेंस में रीस्ट्रक्चर किया और एक तरीके से ग्रेटर कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो यही इसका है पर्पस। और ये पीडीएफ जो है चार्टर एक्ट 1813 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, खासकर पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। तो ये एक्ट लाया क्यों गया, तो इसके लिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा था कि फ्रांस, यूरोप वॉज विटनेसिंग नेपोलियन को। तो एक तरीके से जो नेपोलियन यूरोप के बाकी कंट्री को अटैक कर रहा था, तो उस समय जो है इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ गया, जो और ट्रेड रूट सारा जो है वो प्रेशराइज हो गया। और जिसके कारण अभी तक क्या हो रहा था कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर रही थी। लेकिन इस वॉर के बाद जो बाकी ट्रेडर थे वहाँ पे, वो दे बिगेन टू प्रेशराइज गवर्नमेंट कि भाई मोनोपोली बंद करो और हमें भी वहाँ पे ट्रेड करने दो इंडिया से, ताकि जो नुकसान है उसको कम किया जा सके। तो 1830 एक्ट में किया गया, कंपनी ने सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को तो एक्सटेंड किया गया कि आप 20 साल तक और ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। लेकिन इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कंटिन्यू किया गया, लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश मर्चेंट को अलाउ किया गया कि आप भी ट्रेड कर सकते हो एक लाइसेंस लेके। लेकिन कंपनी का जो है चाइना और चाइना के साथ जो ट्रेड था, चाहे वो चाय में हो या ओपियम में हो, उसको कंटिन्यू किया गया। क्यों किया गया इसको आगे देखेंगे कारण क्या था। इसके साथ ही फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया कि आप लिटरेचर एजुकेशन को प्रमोट करो, और साइंस एक तरीके से 1 लाख रुपीज़ का जो है एक एनुअल पैकेज भी डिसाइड किया गया। तो सबसे पहले हो क्या रहा था इस समय जो है यूरोप वॉज विटनेसिंग अटैक ऑफ नेपोलियन, और इसके कारण क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश ट्रेडर थे दे वर फेसिंग द हार्डशिप। तो उन्होंने दे वर पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स, तो वो रिफॉर्म के लिए पुश कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
तो सबसे पहले कंपनी रूल को 20 साल क्यों एक्सटेंड किया गया? तो प्रेशर तो था, लेकिन इसके साथ ही कंपनी चाहती थी कि जो एक्सपीरियंस है ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको कंटिन्यू किया जाए। अचानक कोई रिसेप्शन लाना एक तरीके से फ़ायदेमंद होता नहीं, इसलिए उन्होंने ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, उनको 20 साल एक्सटेंड करवाया। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि पार्शियल एंड कर दिया ट्रेड मोनोपोली को। कैसे? तो लाइसेंस सिस्टम के थ्रू बाकी जो ट्रेडर्स थे उनको अलाउ किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो बाकी ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं वो भी आके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन चाय और ओपियम को कंटिन्यू किया गया ताकि कंपनी को एक तरीके से इंसेंटिव रहे अपना काम कंटिन्यू करने का। इसके बाद फाइनेंशियल ग्रांट भी दिया गया। तो इससे दिखता है कि दे रिकग्नाइज द कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और एक तरीके से उनका ये भी ऑब्जेक्टिव था कि वो अगर मतलब कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो जो इनलाइटनमेंट का आइडिया था ब्रिटिश का, तो जो एजुकेशन के लिए वो प्रमोट करना चाहते थे, तो एक तरीके से दे वर गिविंग द मैसेज कि दे वांट इंडिया टू डेवलप इटसेल्फ। उसके अलावा 1 लाख रुपए का जो है उन्होंने वो एक ग्रांट भी स्टार्ट किया। तो एक तरीके से ये क्यों किया? तो ये दिखता है जो उनका विजन था, मोरल एंड सिविलाइज मिशन, कि जो इंडियन आर बैकवर्ड पीपल और इनको सिविलाइज करना है। और इसके साथ ही जब एजुकेशन पे उन्होंने खर्च करना शुरू किया ताकि उनको जो लोकल क्लर्क हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प हो, और एक तरीके से जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होगा तो दे विल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो ओवरऑल जो है 1813 चार्टर एक्ट वॉज अ इम्पॉर्टेंट एक्ट, और एक तरीके से इसको एक बैलेंस एक्ट कह सकते हैं बिटवीन वेरियस कंपीटिंग इंटरेस्ट, क्योंकि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना था, लेकिन जो बाकी जो ट्रेडर्स जो डिमांड कर रहे थे उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना था। तो एक तरीके से इसके साथ ही यहाँ से ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन भी दिखता है, और एक तरीके से जो कल्चर और एजुकेशन को लेके जो है एक तरीके से ब्रिटिश की जो पॉलिसी है वो भी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये PDF लिंक में दिया रहेगा। लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा था कि 1773 एक्ट जो है, जो रेगुलेशन एक्ट लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उसके द्वारा कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे रेगुलेट किया गया था। अब उसके ठीक 10 साल बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया है, तो ये एक्ट क्या था और इसका पर्पस क्या था? तो सबसे पहले 1784 जो एक्ट है पिट्स इंडिया का, तो इसने जो है पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको एक तरीके से सेपरेट किया कि आप गवर्नेंस के लिए एक बॉडी होगी और जो भी ट्रेड हो रहा है उसके लिए एक अलग बॉडी उसको रेगुलेट करेगी। क्यों किया गया ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डबल गवर्नमेंट, एक तरीके से यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। कैसे? एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, और कमर्शियल अफेयर के लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंटिन्यू किया गया जो पहले भी था। इसके साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया उसको एम्पावर किया गया कि जो भी सिविल और मिलिट्री, एक तरीके से प्रशासन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जैसे आज के समय में होता है, तो उसका कमांड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्ट का 1784 का, कि पहला बार जो है कंपनी के पोजीशन को ब्रिटिश पोजीशन कहा गया, यानी एक तरीके से टेक ओवर यहाँ से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने टोटल कंट्रोल कंपनी के अफेयर्स का, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर जो है ले लिया। तो सबसे पहले सेपरेट क्यों किया पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को? तो पहला है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आ रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से ट्रेड भी देख रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर भी देख रही थी। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है एक सेपरेट बॉडी एसेंशियल था। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट कर दिया ताकि और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ना हो। नेक्स्ट नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, तो इसका पर्पस क्या था कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स को देखें, जो भी सिविल है, मिलिट्री है, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोडिफिकेशन कैसे हो सकता है, इन सब को जो है देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्रिएशन किया गया। और उसको पावर क्या क्या दिया गया, एम्पावरमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि उसको सबसे पहले जो है एम्पावर किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ताकि वो सुपरवाइज कर सके सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू फंक्शन को। और एक तरीके से ये था कि सेंट्रलाइज करना था पावर को।
और इसका इम्पोर्टेंस अगर देखें तो एक सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि ब्रिटिश पोजीशन यहाँ से दिखता है इस एक्ट से, और ये कंसेप्चुअल शिफ्ट है। अभी तक जो एक तरीके से दिखता है कि डायरेक्ट कनेक्शन ब्रिटिश यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे बनाती है कि कंपनी से टेक ओवर करके एक तरीके से कि अब जो इंडियन गवर्नेंस होगा वो ब्रिटिश के थ्रू कंट्रोल होगा। और दूसरा है कि इसने एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम अथॉरिटी दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स का। तो ओवरऑल जो है ये कह सकते हैं क्रूशल माइलस्टोन रहा 1784, और जो उन्होंने गवर्नेंस में रीस्ट्रक्चर किया और एक तरीके से ग्रेटर कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो यही इसका है पर्पस, और ये PDF जो है